ने हमें हर स्टेप पे लूटा और उसको ये पता लगे जिसको गटका नहीं पता क्या है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम काम कर रही है। तो जो आर्किटेक्ट जिस चीज में मास्टर है, तो मैं वहां से वो चीज ग्रैब करता था, सीखने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों को भी आज की डेट में इस तरह एजुकेट करने की जरूरत है कि वास्तु इज ए साइंस, नॉट ए वहम। आप बोलोगे इसमें पैसा नहीं है, मेरे डैड वाले काम में पैसा है। मतलब आप एग्री करते हो इस चीज में है पैसा? बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है इस लाइन में। एआई आने से लाइफ इजी हुई है आर्किटेक्ट्स की। आर्किटेक्ट्स का करियर खत्म नहीं हुआ, उसका एक और स्किल गेन करने की जरूरत है। मुझे मौका मिला आर्किटेक्चर को छोड़ करने का, तो मुझे लग रहा है कि मैं बाबा बन जाऊंगा। लगेगा तो उनको ये बोलते हैं सर ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी मैगी बन रही है, कच्ची है, इस मैगी को बनने दो, तब इस पे मसाला डाल के हम आपको परोसेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। एक हाथ में गिलास पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में बात चल रही है, यार एलिवेशन तो ओके है, लेकिन मैनू लग रहा है कि अगर एक कलर ब्राउन की जगह ग्रे हो जाए ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। सो गाइज, आज के हमारे गेस्ट हैं वो है कि आर्किटेक्ट। इन्होंने अपनी फर्म की शुरुआत 2016 में स्टार्ट की थी, जिसका नाम है मोनार्क, बेस्ड इन लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, पुणे। एंड इनकी फर्म ने अब तक 800 प्लस प्रोजेक्ट्स में काम किया है। सो आज के पॉडकास्ट में हमने एक आर्किटेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करनी है। देन हमने ये भी डिस्कस करना है कि हाउ टू स्टार्ट योर डिजाइन फर्म and how to get good clients. So, ladies and gentlemen, today I am going to present Mr. Siddharth Mani. Hello, sir. Welcome to our podcast. थैंक यू मैम। Okay, sir. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, आपका आर्किटेक्ट लाइफ में कैसे आपने प्लानिंग की कि आपने इस लाइन में आना है? मैम मुझे कोई नहीं लगता कि मैंने प्लानिंग की थी। अगर डेस्टिनी ने आपको जिस जगह लेके जाना होता है, तो मुझे लगता है कि डेस्टिनी आपको पहुंचा देती है। मुझे तो मेरे डैड जैसे घर बनाकर सेल करने का काम करते थे। बेसिकली ही वाज बैंक मैनेजर, नाउ ही इज रिटायर्ड। तो साइड बिजनेस की तरह वो घर बनाकर सेल करते थे। तो मैं उनको स्टार्टिंग से देखता था कि मैंने इतने घर चेंज कर लिए और इतनी कंस्ट्रक्शंस देख ली थी। तो आई वाज लाइक कि मुझे भी शायद इसी लाइन में जाना चाहिए, मैं अपने फादर साहब की हेल्प कर सकता हूँ, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। देन आई वेंट फॉर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। जो मैंने इस लाइन को चूज़ किया, तो उसके पीछे बेस यही था कि मैं अपने फैमिली साइड बिजनेस को थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाऊँ। ओके, देन जब आपने फर्स्ट आपके पास प्रोजेक्ट आया, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्ट प्रोजेक्ट में तो हमें ये भी नहीं पता था कि क्लाइंट्स को जाके गुड मॉर्निंग बोलनी है, नमस्ते बोलना। ना हमें ये पता था कि अगर वो क्लाइंट पूछता है कि आप क्या चार्ज करते हो, तो हमें ये भी नहीं पता था कि क्या मैं ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा। इफ़ आई एम आस्किंग फॉर माई कंसल्टेंसी फीस या साइट विजिट, वो बहुत ज़्यादा है, मार्केट में क्या चल रही है, तो हमें नहीं पता था। तो जब फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारे पास आया, रिमेंबर वो एक बेसिकली टॉयलेट का प्रोजेक्ट था। उसके बाद हमें उसके साथ एक रूम भी मिल गया था लेटर ऑन। जब हमने वहाँ पे विजिट किया, देन आई गॉट टू नो कि क्लाइंट सिर्फ एक डिज़ाइन इस तरह बनवाना चाह रहा है एक न्यू कमर से, जिसका बजट तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट भी इतना महंगा ना हो। तो आई गेस उसने इसीलिए एक न्यू कमर को चूज़ किया। एक्सपीरियंस उसमें इस तरह था कि हमें कई आइडियाज उसमें चीज़ नहीं थी, पता नहीं था। हम तो ड्राइंग्स लेआउट्स दे रहे थे उसमें, लेकिन जो प्रॉब्लम आती थी तो जहाँ तो हम अपने सीनियर से पूछते थे कि ये प्लम्बिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्ट्रिकल में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या सोल्यूशन है, या ऑन साइड क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। और जहाँ तो हमें क्लाइंट ने ही सिखाया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि हमारे कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो मेरे जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे वो मुझे बोलते हैं कि सर अब गटका मंगवा लो, अभी गटका की ज़रूरत है। तो मैंने अपने ब्रदर की तरफ देखा, ब्रदर ने मेरी तरफ देखा कि व्हाट इज़ गटका, क्योंकि वो लैंग्वेज जो थी हमें कॉलेजेस एंड स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है, जिसको हम एग्रीगेट बोलते हैं, तो उसको देसी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में गटका बोलते हैं। तो जब हमें पता लगा, हमने एक दूसरे को देखा कि हमने बोला तो मुंह से कुछ नहीं, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन से पता लग गया हमारे ठेकेदार को कि इनको नहीं पता, इनको नहीं पता, इनको गटका नहीं पता कि गटका क्या है।
तो उस सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने हमें हर स्टेप पे लूटा। उसको ये पता लगे, जिसको गटका नहीं पता क्या है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो जो सारी की सारी चीजें बीच में देता है एक कॉन्ट्रैक्टर यूजुअली, जैसे अगर वो स्लैब काउंट कर रहा है, जहाँ लेंटर डाल के दे रहा है, तो पौड़ी बीच में देता है, फिर उसके पैरापेट्स बीच में देता है, जिसको हम बोलते हैं बनेरे बीच में दे देता है, उसका पार्ट होता है। उसने हर चीज के हमसे आइटम वाइज चार्ज की एक्स्ट्रा, जो हमें नहीं पता। तो कई बार तो हमें हमारे एक्सपीरियंस से पता लगा, कई बार हमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने सिखाया कि कैसी चीज कैसे होती है, और रियल टाइम में जब हम साइट पे काम कर रहे हैं और रैंक्स बनाने में काम कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क होता है। हम रैंक्स में तो लिख देते हैं कि वी नीड दिस, इतना एग्रीगेट पड़ेगा, जैसे M20 M25 की रेशियो पड़ेगी, लेकिन ऑन साइट जाकर जब फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तो आपको कहीं ना कोई चीज अपने स्टाफ से, साइट से, या अपने कुलीग से या कॉन्ट्रैक्टर से भी सीखनी पड़ जाती है। आई रिमेम्बर मुझे सरिया का वेट निकालना, कि सरिया क्या वेट है, वो एक सरिया बांधने वाले लेबर के बंदे ने सिखाया था। मुझे स्कूल और कॉलेजेस में भी सिखाया गया था, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है वो मुझे मेरे सरिये वाले ने सिखाया था। तो मुझे लगता है यहाँ से भी हमें सीखने को मिलना चाहिए, मिलता है तो हमें उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल यही था कि पहली 10 15 20 साइट्स, इवन आज तक तो मुझे यही लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, देन मेरा क्वेश्चन है, कभी आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद या स्टडी के मिड में आपने कभी इंटर्नशिप किया है कि डायरेक्ट आपने अपना बिजनेस ही स्टार्ट करने का सोचा है? मुझे लगता है कोई भी जो आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइनिंग या कंसल्टेशन या सिविल इंजीनियर लाइन में आता है, तो स्टार्टिंग में तो पहले 2 साल उसको यही लगता है जैसे मैं कॉलेज से बाहर निकलूंगा तो अपने शहर का नक्शा बदल दूंगा। मेरे अंदर भी यही मिथ थी, मुझे लगता था कि शायद मैं बाहर निकल के ही सारी चीज़ मुझे पता लग जाएगी, कर लूंगा। लेकिन विद टाइम मुझे पता लगा, जब कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप लगी, वी गॉट टू नो कि हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें कोई नॉलेज नहीं है। हम जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें कि हाउ टू स्विम, कि स्विमिंग कैसे करनी है, सीखनी है, तो उसके लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो उसके लिए इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इंटर्नशिप किसी एक जगह से नहीं की, मैंने अलग अलग जगह से इंटर्नशिप की। मैंने दिल्ली में इंटर्नशिप की है, फिर मैंने लुधियाना में 3-4 जगह इंटर्नशिप की है, मैंने चंडीगढ़ में भी की है इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप के पीछे मकसद ये था कि जो आर्किटेक्ट जिस चीज़ में मास्टर है, तो मैं वहाँ से वो चीज़ ग्रैब करता था, सीखने की कोशिश करता था। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मैरिज पैलेसेस का काम करते हैं, तो मैंने वहाँ से कमर्शियल काम सीखा है। बहुत सारे अच्छे ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा करते हैं, तो आई ट्राइड मैं उनसे कुछ ना कुछ ग्रैब कर सकूँ, सीख सकूँ। तो घाट घाट का पानी मैंने पिया है, तो जाके मुझे लग रहा है कि हाँ, अभी भी मुझे ये फील होता है कि कई पार्ट्स ऐसे हैं जिसका मुझे अभी नहीं पता। तो शायद मैं अपने पुराने मेंटर्स के पास जाके 1 आधा महीने की ट्रेनिंग और लगाया हूँ कि सर आज 8-9 साल हो गए हैं मुझे फर्म रन करते हुए, कि यहाँ पे भी मुझे लैग कर रहा है, तो मैं उसको सीख लूँ। तो ये तो लाइफ टाइम लर्निंग प्रोजेक्ट है। एंड इंटर्नशिप के बिना आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस का नहीं पता लगेगा। इंटर्नशिप के बिना आपको ऑफिस के अंदर जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए वो नहीं पता लगेंगे। एक आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिजाइनिंग का ऑफिस रन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम MBA या BBA वाले लोगों से अलग हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक पूरी मैनेजमेंट बिठानी पड़ती है ऑफिस में। ऑफिस को अगर रन करना है, वो या तो आप क्रैश कोर्स करोगे, जहाँ आप इंटर्नशिप अगर की हुई है आपने किसी अच्छी जगह पे या अलग अलग जगह पे की हुई है, तो आप उन सब का प्लस पॉइंट्स या अच्छे पॉइंट्स ग्रैब करके अपने ऑफिस में जब आप स्टार्ट करोगे तो आप उसमें अप्लाई करते हो। कॉलेज के बाद जब फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है, तो हमारा एक यही पर्पस होता है कि उसको प्रोफेशनल प्रैक्टिस में किस तरह इंडल्ज करें, उसे बोरिंग भी ना लगे, उसको बर्डन भी ना लगे। एकदम से वो कॉलेज लाइफ से निकल के आ रहा है, वो एकदम से प्रोफेशनल प्रैक्टिस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन उस पर पड़ा हुआ है, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, बोरिंग इन्वायरमेंट है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट भी इस तरह रखें कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या बाकी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसको एंजॉय करें। ये मेन मोटिव होता है। कभी टीच किया है आपने इस बेस पे किसी को जाके? मुझे लगता है कि आई एम नॉट दैट गुड टीचर। हो सकता है कि मैं अपने काम में कुछ हद तक अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई जो काम में अच्छा है वो उतना अच्छा टीचर भी हो। अगर आई एम ए गुड गिटार प्लेयर, तो इट डजेंट मीन कि मैं टीचर भी उतना अच्छा होऊंगा।
और अभी तो मुझे लगता है कि मैं ही स्टूडेंट हूँ, अभी बहुत कुछ सीखने को पड़ा। तो हाँ, हम अलग अलग एसोसिएशंस में, एजुकेशन सेंटर्स में जाके वाइवा, जहाँ कई लेक्चर, गेस्ट लेक्चर लेते हैं, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं कि मुझे इस फील्ड में जाना पड़ेगा। अपने पर्सनल लेवल पे अगर स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करना है, जहाँ अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ गाइड करना है, तो वी आर ऑलवेज रेडी। वो मेरे ख्याल से हर आर्किटेक्ट ही करते होंगे। तो आज के टाइम में ना कुछ बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है, अभी लोग वास्तु के हिसाब से मतलब घर बनवाते हैं, ये क्यों? बेसिकली वास्तु आजकल के हिसाब से तो नहीं है। अगर हम अपने पुराने मंदिर देखते हैं, जहाँ पुरानी बिल्डिंग्स देखते हैं, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी जहाँ इंडियन ओल्ड बिल्डिंग्स देखते हैं, तो उसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता था कि सनलाइट कहाँ से आ रही है, विंड प्रेशर कैसा है, आसपास सराउंडिंग्स कैसी हैं, आपका उस एरिया का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो घर डिज़ाइन होता था। उसी की विद्या को आजकल वास्तु कहते हैं। अगर आप सेंट्रली ओपन रखोगे अपनी बिल्डिंग को, जहाँ हाउस को, जिसको वास्तु में ब्रह्म स्थान बोलते हैं, तो उससे आपके सारे घर में वेंटिलेशन होएगी। और जैसे वास्तु में बोला जाता है कि सेंटर में तुलसी का पौधा लगा दो, तो तुलसी का पौधा एक वैसे भी पॉजिटिविटी देता है, और एक वेरी गुड एयर प्योरीफायर प्लांट है। वो एयर को बहुत प्योरीफाई करता है। तो लोगों को समझाने के लिए उसको एक बुक में डाल दिया, या डर पैदा कर दिया कि आप ऐसा करो, आपका वास्तु नहीं तो खराब नहीं होगा। तो बेसिकली उसके पीछे बहुत अच्छी साइंस है। साउथ ईस्ट में किचन को बोला जाता है, जहाँ दूसरा ऑप्शन होता है कि नॉर्थ वेस्ट में किचन रखो, जो वास्तु के अकॉर्डिंग बोलते हैं। साउथ ईस्ट में सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, तो वहां पे कभी सैलाब नहीं आता, कोई भी माइक्रो बैक्टीरियास वहां पे कभी पैदा नहीं होंगे। जहाँ नॉर्थ वेस्ट में, दैट इज पवन जोन, वहां पे हवा का प्रभाव बड़ा अच्छा होता है, तो उस एरिया में आपकी किचन सूखी रहेगी, वहां पे विंड प्रेशर अच्छा रहेगा। ये बेसिक्स जो हमारे इंसेस्टर्स ने या फोर फादर्स ने इसको स्टडी किया, जो हमारे ऋषि मुनियों ने स्टडी किया, तो देखा कि अगर घर हम इस तरह से बनाते हैं तो घर में बीमारियां कम लगती हैं। आजकल बहुत सारे मैं किसी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे वास्तु लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस चलाने के लिए लोगों को डराते हैं, तोड़ फोड़ करवाते हैं। उसकी रेमेडीज जो है, उस फिर रेमेडीज को चार्ज करते हैं। अगर घर हम बना रहे हैं, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग आप बना लोगे, तो आपके घर के सदस्यों की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके घर में धूप अच्छी आएगी, आपके घर में लाइट अच्छी आएगी। यही वास्तु है। फिर इसका एक्सटेंडेड पार्ट हो जाता है, जो आजकल लोग महावास्तु, जहाँ 16 डायरेक्शन वास्तु, 18 डायरेक्शन वास्तु, जहाँ ओरा वास्तु यूज करते हैं। वो भी एक स्टडी है, अपना अपना बिलीफ है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई अपना घर वास्तु के बेसिक सिद्धांतों के हिसाब से भी बना ले तो सफिशिएंट है। ऑब्वियसली ये कि दिस इज वेरी ऑब्वियस, जैसे वास्तु में कहा जाता है, जहाँ एक मिथ है कि सीढ़ी के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वॉशरूम नहीं होना चाहिए, जहाँ स्टेयर्स के नीचे डाइनिंग एरिया नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने में वॉशरूम्स ओपन होते थे, आजकल तो कवर्ड है। तो अगर कोई वॉशरूम स्टेयर्स के नीचे या कोई स्टेयर्स यूज कर रहा है, तो प्राइवेसी ब्रीच होती है। अगर हम स्टेयर्स के नीचे डाइनिंग टेबल रख लोगे, तो जो स्टेयर्स यूज कर रहा है तो उसकी मिट्टी नीचे गिर सकती है, तो वो खाने पे पड़ेगी आपके। तो ये बेसिक सिद्धांतों को लेके वास्तुशास्त्र शुरू हुआ था, और ये बेसिक सिद्धांत आजकल में जो सिख कम्युनिटी है, जो आपका क्वेश्चन है, कि वो भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे सरदार फैमिलीज जो घर बनवा रहे हैं, क्लाइंट्स हैं, और वो 100% वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात की समझ आ गई है कि वास्तुशास्त्र एक वहम नहीं है, वास्तुशास्त्र एक साइंस है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो आपके घर में वेंटिलेशन, बेसिक प्रॉब्लम, सैलाब की प्रॉब्लम दूर रहेगी। दिस इज व्हाट आई थिंक कि वास्तुशास्त्र को हम अगर इस तरह लोगों को एजुकेट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि डरा कर कि आपका वास्तु बारी पड़ गया, वास्तु उल्टा पड़ गया, यहाँ से एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, वहाँ से एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। वो भी साइंस काम करती है, लेकिन लोगों को भी आज की डेट में इस तरह एजुकेट करने की जरूरत है कि वास्तु इज ए साइंस, नॉट ए वहम। कैसे ये वास्तु की कोई स्टडी वगैरह है या कुछ, कैसे है ये चीज? अलग अलग कोर्सेज हैं इसके भी कोर्सेज होते हैं? हाँ हाँ, अलग अलग कोर्सेज हैं, और अलग अलग स्टेजेस के कोर्सेज हैं। कोई सिंपल कोर्स नहीं है। फिर उसके बाद स्टेज है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज है, फिर नेक्स्ट डिग्रीज हैं, जो वास्तु को और डिटेल और डेप्थ में लिखते हैं। स्टार्टिंग में जो लेमैन है, वो वास्तु सीखता है यूट्यूब से या इंटरनेट से,
वो 4 डायरेक्शंस का लोगों को पता होता है कि वास्तु है। वास्तु है। फिर धीरे धीरे वही लोग 8 डायरेक्शंस में जाते हैं। अच्छा नहीं, 4 नहीं, 8 डायरेक्शंस हैं, लेकिन जो वास्तु एक्सपर्ट्स है वो 32 डायरेक्शंस देखते हैं। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो एक एक डायरेक्शन डिग्री, जो डिग्री किस डिग्री पे आपका बेड होना चाहिए, जहाँ किस डिग्री पे आपको बैठना चाहिए, स्टे करना चाहिए। मोस्ट जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं वो ये है कि वो सोचते हैं कि साउथ वेस्ट में बेड होना चाहिए, जो 8 डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है। अब साउथ वेस्ट में एक घर है भृंगराज का, साउथ वेस्ट में राहु भी है, जो ब्रेड रनर है आपके घर का, वो राहु वाले स्थान पे साउथ वेस्ट में उसको बेड होना चाहिए, उसको वहां पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, सोना चाहिए। लेकिन अगर एक ही डिग्री गलत हो जाती है, कुछ डिग्री का अगर फासला बढ़ गया, तो वो साउथ वेस्ट से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ जाएगा, जो एरिया है डिस्पोजल्स का भृंगराज का, वहां पे टॉयलेट्स होने चाहिए। वहां पे कुछ भी आप रखो, चाहे आप अपना मनी रखो, अपनी हेल्थ रखो या खुद रखो, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका पैसा डिस्पोज ऑफ होना शुरू हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि हमने तो साउथ वेस्ट के अकॉर्डिंगली वहां पे वास्तु के अकॉर्डिंग अपना बेड बना लिया, लेकिन अभी भी हमारे नुकसान आ रहा है। फिर वास्तु वाला वहां जाता है और उनको समझाता है कि दिस इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, नॉट साउथ वेस्ट। तो ये लोगों को समझने की अगर हम इसको डीपली इसमें स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ 16 डायरेक्शन या 8 डायरेक्शन काफी नहीं है। अगर वास्तु करना है तो 100% करो, अदरवाइज ना करो। आप सिर्फ 8 डायरेक्शन से वास्तु नहीं कर सकते, उससे आप अपने आप को एक सेल्फ सेटिस्फाई कर रहे हो। लेकिन अगर आपके मन में वहम है, जहाँ आप सोच रहे हो कि आपने वास्तु के अकॉर्डिंग करना है, तो जहाँ तो वो 32 डायरेक्शन प्रॉपर वास्तु होगा या नहीं होगा, इन बिटवीन वाला कोई काम नहीं होगा जी। और सर लोग बोलते हैं आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर के बिजनेस में पैसा नहीं है, क्या एग्री करते हो आप इस चीज से? डिपेंड करता है कि वो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर के बिजनेस को कितना सीरियसली ले रहा है। सी, ये एक ऐसी लाइन है, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्सेस, प्रोफेशनल लाइन है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पास प्रोजेक्ट कम हो और एक्सपीरियंस कम हो, और हो सकता है कि विद टाइम आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स आ जाएं और आपके पास पैसा ही पैसा नजर आ रहा है और आप चूज करो कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है। तो जैसे बोलते हैं कि प्रोफेशनल्स हमेशा भूखे रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो खाना नहीं खा सकते, और लास्ट में उनके पास विद टाइम जब वो ग्रो करते हैं तो उनके पास इतना काम होता है कि खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। सेकेंडली, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं, टॉप कर रहे हैं, क्लास में, आर्किटेक्चर में, इंटीरियर्स में, दे आर गेटिंग हाई स्कोर्स, लेकिन उसके बाद वो काम को छोड़ देते हैं, वो काम को कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि जब रियल टाइम उनके वहाँ पे स्ट्रगल्स आने शुरू होते हैं, वो बार बार फेलियर्स देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट मिला, बात चली, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट नहीं मिला। फिर उन्होंने दूसरे अपने लिंक से ट्राई किया कि मैं ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। जब प्रोजेक्ट मिला तो उससे सक्सेसफुली उसे डिलीवर नहीं कर पाए, जब कुछ लॉसेस हो गए, तो वहाँ पे वो डर जाते हैं, तो वो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है, बड़ा प्रेशर होता है कि 22 से लेकर 30 तक की एज तक यूथ के ऊपर बहुत प्रेशर होता है फैमिली का, कि शादी भी करनी है, सेटल भी होना है। तो जब 1-1.5 साल तक वो कंटिन्यूसली फेलियर देखते हैं, तो उनको एक चॉइस उनके माइंड में आती है कि यार मैं तो अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ, जहाँ पापा की दुकान पे चले जाता हूँ, तो इजी है, उससे उनकी लाइफ सेट है, उनका मनी फ्लो बढ़ जाता है, उनसे उनके जो चैलेंजेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, पापा वाली क्लाइंट उनको मिल जाते हैं जो आगे वो ग्रो करते हैं। और सेकेंडली, जब आप डिग्री के बाद बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता। हाँ, जिनके फादर सेम लाइन में है शायद उनको ज़्यादा गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन जैसे आई एम द फर्स्ट जनरेशन कि मेरे घर में कोई भी इसी लाइन में नहीं था, वो अपना ही काम करके सेल करते थे, जैसे बिल्डर पार्ट, लेकिन कंसल्टेंसी कैसे देनी है, फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे लेना है, हमें नहीं आइडिया था। तो हमने भी बहुत बार इस तरह के चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं आपके पापा को बोलता कि डैड अब मैंने एमआईटी से एक डिग्री कर ली है, अब मैं आपका बिजनेस ज्वाइन करता हूँ या मुझे कोई और बिजनेस ज्वाइन करवा दो, तो मेरे डैड कभी ना मानते। वो मुझे बोलते कि सिद्धार्थ इतना पैसा मैंने डिग्री पे लगाया, तो उनके मन में भी कोई होप्स हैं हमारे को लेके, हमें लेके, कि हम कुछ ग्रो करें इस लाइफ में या एटलीस्ट ट्राई करें।
जब मैंने ट्राई करना शुरू किया तो लर्निंग स्टार्ट होगी, और लर्निंग आज तक चल रही है। जब मैं लर्निंग छोड़ दूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं ये लाइन छोड़ दूं। वो क्यूरियोसिटी होती है मन में कि हाँ ये ऐसा क्यों है, ये M20 ही क्यों डाला है, ये सरिया कोई कुंडियां क्यों मोड़ी हुई हैं, ये पीओपी से हम लेवल 9 इंच डाउन क्यों किया, हमने इसको 12 इंच डाउन क्यों नहीं किया। वो क्यूरियोसिटी ही हमें सिखाती है, उस लाइन में आगे बढ़ते रहते हैं। जब मैं वो क्यूरियोसिटी छोड़ दूंगा, जब फेलियर से लर्न करना छोड़ दूंगा, तो मुझे लगेगा कि मैंने गिव अप कर दिया, मैं किसी और लाइन में जाऊं। और जो लोग सोचते हैं इस लाइन में पैसा नहीं है, हाँ स्टार्टिंग में पैसा नहीं है, स्टार्टिंग में यहाँ पे जॉब्स में भी हो सकता है कि आपको उतना पैसा ना मिले, लेकिन विद टाइम जब आपका नाम बनता है, जब आप एक दो प्रोजेक्ट करते हो, तो यू विल गेट टू नो कि इस लाइन में अच्छा पैसा भी है, सिर्फ आपको मैनेज करना आना चाहिए। बहुत सारा टाइम ऐसा आता है कि मैंने अपने सीनियर्स को देखता हूँ कि वो दे आर सेइंग कि वी आर बिजी, लेकिन हम उतना एक्सपेक्ट जितना वो करते हैं उतना एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा और काम करूंगा, थोड़ी सी और मेहनत करूंगा, थोड़ा सा अपने स्किल्स को अपग्रेड करूंगा तो आगे काम आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है क्लाइंट के एम्प्लॉय स्टूडेंट के लिए कि वो 2 महीने जॉब करके देखता है, मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वो फील नहीं आ रही है, आई एम नॉट हैविंग फन, मेरे पास वर्क कल्चर नहीं है, मेरे पास मेरे जो मैं ड्रीम करता हूँ कि मेरे इस तरह के क्लाइंट्स हों वैसे नहीं है, मेरे टारगेट क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो वहाँ पे वो स्किप कर जाता है और वहाँ पे वो फेल हो जाता है, तो वो छोड़ देता है। मेरे केस में तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैं इस केस में लगा रहा क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ आता नहीं था, और ना ही मेरे डैड या मेरे पेरेंट्स कभी सपोर्ट करते कि विदाउट फेसिंग फेलियर्स अगर मैं स्किप करता हूँ तो वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं इस लाइन में सीखता गया, लर्न करता गया और आज भी लर्न कर रहा हूँ। जब मैंने कोई भी इंसान ये छोड़ सोचेगा कि मैंने ये लर्निंग छोड़ देनी है, अब बहुत है और उसके पास कोई और बेटर ऑप्शन है, तो वो इसको छोड़ता है और एक्सक्यूज देता है इस लाइन में पैसा नहीं है। आई थिंक इट्स एक्सक्यूज, नथिंग एल्स। आपको अगर मेहनत से भागना है, बचना है और इजी जॉब करनी है, पापा की बनाई हुई दुकान पे बैठना है, जहाँ अपने पुराने बिजनेस को ही रन करना है, तो आप बोलोगे इसमें पैसा नहीं है, मेरे डैड वाले काम में पैसा है। मतलब आप एग्री करते हो इस चीज में है पैसा? बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है इस लाइन में। और सर एक एआई नाम की चीज चली हुई है, उसमें बहुत सारा हो रहा है, जैसे ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि ये चीज आपके बिजनेस पे या किसी के भी बिजनेस पे इसका फर्क पड़ेगा? हाँ, मुझे लगता है इसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसको पड़ेगा जो एआई को यूज़ करना नहीं जानता। नो डाउट्स, हमने आज पीपीटीज बनानी होती है तो एआई एकदम से सारी पीपीटी बना देता है विद डिफरेंट ऑप्शंस। हो सकता है कि आर्किटेक्चर लाइन में भी रेंडर्स या 3D व्यूज़ एकदम से इतने ज़्यादा निकल जाए एआई में जो विद इन सेकेंड क्लिक कर जाते हैं और अच्छे लगते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब उसकी वर्किंग ड्राइंग्स बनाने की बात आती है तो वहाँ पे यही काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपकी इंट्यूशंस काम करती हैं, आपका बिलीफ काम करता है। साइट पे एआई काम नहीं कर सकती। आप साइट पे जाते हो, आप देखते हो, फील करते हो कि हाँ इस एरिया की हाइट मुझे ज़्यादा चाहिए, शायद वो एआई बता पाए इन फ्यूचर, लेकिन वहाँ पे साइट पे खड़े होकर जो आप फील करते हो वो एआई नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि एआई आपको 100 ऑफ प्लान्स दे सकती है, लेकिन आप कस्टमाइजेशन करते हो, जब मुझे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पता है कि मैंने यही प्लान बनाना है या इस तरह का मैं मैप बना के दूँ, तो जब तक मेरा उसमें इनर सोल और मेरा हार्ट और माइंड नहीं लगेगा तब तक मैं उतना अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाऊँगा। अदरवाइज क्लाइंट भी बोलेगा ये तो मैं एआई से बनवा लेता, और बहुत सारे क्लाइंट्स एआई के थ्रू बनवा भी रहे हैं, वो इतने सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी उनको आर्किटेक्ट चाहिए ही चाहिए कि सो दैट अगर एआई का बनाया हुआ प्लान है या रेंडर है कि उसको रियल टाइम रियल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। एआई आने से लाइफ इजी हुई है आर्किटेक्ट्स की, आर्किटेक्ट्स का करियर ख़त्म नहीं हुआ, उसका एक और स्किल गेन करने की ज़रूरत है, एक और डिपार्टमेंट मुझे लगता है इन फ्यूचर आ जाएगा जो एआई के साथ काम करेगा हर फील्ड में, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, चाहे वो सीएस हैं, चाहे वो एबीसी कोई भी किसी भी तरह का काम है उसमें एआई जुड़ जाएगा। एआई 100% आपके काम को ओवरटेक नहीं कर पाएगा।
वही है, जो चीज़ आर्किटेक्ट खुद स्टडी करके कर सकता है, जो चीज़ क्लाइंट को वो दे सकता है, वो चीज़ नहीं मिल सकती एआई से। हो सकता है इन फ्यूचर मिल जाए, लेकिन फिर भी आप कभी एक रोबोट से ऑपरेशन करवाना पसंद नहीं करोगे। आपको एक चीज़ बिल्कुल। चाहिए कि डॉक्टर चाहे साथ में खड़ा होकर देखता रहे, हम्म। लेकिन आपको डॉक्टर चाहिए, एक लिविंग बीइंग चाहिए। आप एक रोबोट या मशीन या सॉफ्टवेयर के ऊपर करोड़ों का लगाया हुआ पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके हार्ड एंड मनी है, तो एक एआई के ऊपर आप नहीं रोक सकते। मैंने यूज़ किया है एआई, तो बहुत सारी अभी कमियां हैं एआई में। वो इस तरह के डिज़ाइन बना देता है जो प्रैक्टिकल नहीं है। हम्म। फॉर एग्जांपल, मैंने एआई को बोला कि मुझे वास्तु के अकॉर्डिंग एक प्लानिंग बना के दिखा जिसमें साउथ ईस्ट बड़ा हुआ है और बाकी सारे 90 डिग्री पे एंगल्स हैं। तो एआई ने क्या गलती कर दी, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। उसने उस प्लान में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मार्क करने की जगह 2 साउथ मार्क कर दिए, आई गेस 2 नॉर्थ मार्क कर दिए। तो जो बेसिक चीज़ है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जो डायरेक्शंस हैं, उसने 2 ईस्ट अगर दिखा दिए हैं तो इसका मतलब मैं ईस्ट किसको मानूँ, तो वहीं पे गलत हो गया। और उसने प्लान तो बना दिया, लेकिन उसकी जो ओरिएंटेशन है, जो उसकी डायरेक्शन है, वही गलत है। और प्लान भी कोई इतना अच्छा खास वो बना नहीं पाया। और सेकेंडली, जो अच्छे एआई सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। वो इतने कॉस्टली हैं कि अगर आप यूज़ करना चाहो तो उससे बेटर है कि आप एक आर्किटेक्ट हायर कर लो, जिसका फ़ोन करके जान तो खा सकते हो कि हाँ जी भैया, हमें इस तरह की ये चीज़ चाहिए, इस तरह बना के दो। कई बार एआई आपकी वो बात नहीं समझ पाता जो आप वर्बली के ह्यूमन टू ह्यूमन या मैन टू मैन बोल सकते हो, जहाँ उसको डिलीवर कर सकते हो, एक इमोशन डिलीवर कर सकते हो। आप एक ऐप को या एक सॉफ्टवेयर को वो इमोशन डिलीवर नहीं कर सकते। मैं किसी के घर में जाता हूँ तो देखता हूँ कि उनके घर का कल्चर कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, और वो अपने घर को, नए घर को इस एरिया से प्लस ही बनाना चाहेंगे। अगर उनका घर 19 है, वो 21 ही बनाना चाहेंगे। तो वो पुराने घर में कहाँ रहते थे, कैसा कल्चर और क्या बजट है, उस अकॉर्डिंग उनकी इमोशंस के साथ मैं अटैच होता हूँ। सोचता हूँ वहाँ पे अपने आप को खुद को रख के, सिद्धार्थ अगर तू ये क्लाइंट की जगह होता तो अपना घर कैसा चाहता, और तेरे पास इतना बजट है। मुझे नहीं लगता ये एआई कर पाएगा, क्योंकि इमोशंस के साथ मिलकर अटैच होकर जो एक इंसान काम करता है और उसको रिजल्ट बेटर दे सकता है, वो एआई नहीं दे पाएगा। तो मैं तो बिल्कुल नहीं डरता एआई से। आजकल काफ़ी लोग इस पे कंट्रोवर्सीज हैं, जहाँ लोग इस पे डिबेट्स कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे कि एआई एक दिन आएगा कि हम आर्किटेक्ट्स फ्री हो जाएंगे। मुझे लगता है आर्किटेक्ट्स का काम बढ़ जाएगा। एआई जब आया है तो आर्किटेक्ट्स का काम और बढ़ेगा, क्योंकि एआई हेल्प करेगा उनको और ऑप्शंस निकालने के लिए कि हाँ, ये भी हम इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह आउट ऑफ बॉक्स ले सकते हैं। इसको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। कभी आपको ऐसे लगा कि आर्किटेक्ट को छोड़ के कुछ और कर लें, इसमें तो बहुत सिरखपती हो रही है या कुछ? अगर मुझे मौका मिला आर्किटेक्चर को छोड़ के कुछ और करने का, तो मुझे लग रहा है कि मैं बाबा बन जाऊंगा। क्योंकि नो डाउट आर्किटेक्चर बहुत क्रिएटिव फील्ड है और एक सर्विस फील्ड है। आपको हर टाइम सर्विस देनी पड़ती है, हर टाइम अवेलेबल रहना पड़ता है, लोगों की कंप्लेंट्स को सुनना पड़ता है, लोगों की ज़रूरतों को समझना पड़ता है। लेकिन अगर आप बाबा हो और आपके आगे हज़ारों लोग बैठे हैं जो आपका नाम लेके जप रहे हैं, और आप एसी रूम पे बैठे हो और आसपास लोग आपको पंखा सहला रहे हैं, आपका नाम जप रहे हैं, तो उससे अच्छी मुझे लगता है लाइफ कोई नहीं हो सकती। इजी लाइफ। अब इसके अलावा अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन हो कुछ बनने का, तो मैं डेवलपर बनना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू डेवलप सम एरिया या सम कॉलोनी जो आर्किटेक्चर एंड एस्थेटिकली बहुत साउंड हो, प्रैक्टिकल बहुत हो, और ग्रीन आर्किटेक्चर के सारे नॉर्म्स को पूरी करती हो, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, एंड सेकेंडली बजट फ्रेंडली हो। नो डाउट हमारे आसपास बहुत अच्छी अच्छी कॉलोनीज हैं एंड डेवलपर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे वो एरिया को डेवलप कर रहे हैं उनकी प्राइस बहुत हाई हो रही हैं, तो मिडिल क्लास फैमिलीज उनको अप्रोच नहीं कर पा रही हैं। तो इट मीन्स एक हाई क्लास के लिए एक अच्छी सोसाइटी बन रही है, मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं बन पा रही। तो मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं इन फ्यूचर अगर परमात्मा अगर साथ दे तो कोई भी एक लैंड लेकर उसको डेवलप करूं, जिसमें मैं मिडिल क्लास, यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों को सर्व कर सकूं।
वही बेस्ट उनकी एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ के साथ जो लोग 1 लाख रुपए गज या 1.5 लाख रुपए गज वाली एमिनिटीज़ ले रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँ उसको 20-25,000 के बीच में ले आऊँ। इट्स ए प्रोजेक्ट, इट्स अ ड्रीम कि मैं इसको कर पाऊँ। इन फ्यूचर देखते हैं कि वो चीज़ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, क्योंकि इस पे लैंड वैल्यू बहुत मैटर करती है, इस पे रेरा का बहुत बड़ा रोल है और इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। ओके देन कौन सी ईयर में स्टार्ट किया है बिजनेस करना? वैसे तो मैं इस लाइन में आई गेस जब मैं स्कूल जा रहा था तब से ही हूँ, लेकिन अगर प्रोफेशनली बात करें और मैं अपनी फर्म की बात करूँ 2016 से स्टार्ट की हुई है। 2016 से लेकर अब तक वी हैव completed more than 800 प्लस प्रोजेक्ट्स। तो आई गेस 2016 से मतलब आपने 800 प्लस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। मुझे लग रहा है ये 2 साल पुराना डाटा है, लेकिन आज अगर काउंट करूँगा तो शायद 30-40 प्रोजेक्ट्स या 50 प्रोजेक्ट्स ज़्यादा ही होंगे। वी हैव completed more than 800 प्रोजेक्ट्स। आपका कोई फेवरेट प्रोजेक्ट हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, और वो क्यों है आपका फेवरेट? वैसे तो सारे प्रोजेक्ट्स फेवरेट हैं, कोई स्पेशल और एक कोई हो ऐसा जो? प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसको मैं सोचूं मैंने रीच से नहीं बनाया, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले प्रोजेक्ट्स आपके होते हैं वो आपके हमेशा फेवरेट्स रहते हैं। फॉर मी देयर आर सो मैनी प्रोजेक्ट्स, लेकिन एक प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, डेट इज़ हीबी ओके। कॉफ़ी। हीबी कॉफ़ी जब हमने बनाया था तो मेरे पास 2 यंग गाइस आए थे, नितज्ञा एंड गर्वित, एंड उनका एक ऑलरेडी कैफ़े चल रहा था बहुत छोटी स्पेस पे, लेकिन वो एक अपनी कॉफ़ी शॉप को एक नई लुक और एक नई हाइट्स पे लेके जाना चाह रहे थे। एंड दे हैव ट्रस्टेड मी कि सिद्धार्थ, वी हैव लिमिटेड फंड्स एंड वी हैव लिमिटेड टाइम, तो उस एरिया में उस टाइम पे हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि हम जो शहर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वाले हैं जो लोग बैठे हैं, क्योंकि उसी टाइम पे लुधियाना में स्टारबक्स आया था। एंड बिलीव मी, स्टारबक्स आया, स्टारबक्स खाली होता था और हीबी कॉफ़ी के आगे वेटिंग होती थी 200 300 400 लोगों की। पूरे उस टाइम पे हर सोशल मीडिया पे हर इंसान की स्टोरी पे हीबी ही था, हिबी। हीबी की ही स्टोरीज थी। एक चेंज लेके आए, क्योंकि लुधियाना और वैसे भी पंजाब टी लवर है, यहाँ पे लोग चाय बहुत पसंद करते हैं। तो जब स्टारबक्स चल के उसी टाइम 15 दिन पहले स्टारबक्स ओपन हो गया था और चल के फेल हो गया 15 दिनों में, वहाँ पे कोई जा नहीं रहा, देन हमें बहुत डाउट हुआ कि स्टारबक्स तो वर्ल्ड वाइड फेमस प्रोजेक्ट है, क्या हीबी को लोग पसंद करेंगे, पर लोगों ने बड़ा प्यार किया। जो रीज़न है कि मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि आई थिंक मैंने उस प्रोजेक्ट में जो सोचा 90-95% वैसा हुआ। एक वाटरफॉल वहाँ पे हमने डिज़ाइन किया था जो नहीं पॉसिबल हो पाया, क्योंकि बीच में लॉकडाउन आ गया था और अलग अलग चैलेंजेस आ गए थे। और जो उसका स्ट्रक्चर है, जहाँ उसका टाइम था, ड्यूरेशन था, जो जर्नी रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन जर्नी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इससे पहले एमएस स्ट्रक्चर में लुधियाना में कोई कैफ़े नहीं बना। दिस इज़ लुधियाना फर्स्ट पोर्टेबल कैफ़े। इसको आप ओपन करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इसमें आपकी कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। आपकी इवन टाइल्स हमने इस तरह लगाई हैं कि आपकी टाइल्स भी रीलोकेट हो सकती हैं, अदरवाइज टाइल्स वेस्ट हो जाती हैं। इवन पीओपी वहाँ पे तो कहीं पे है ही नहीं कि पीओपी टूटेगी। जो डाउन सीलिंग है वो भी सारी डाउन सीलिंग आपकी रीलोकेट हो सकती हैं। सारा का सारा स्ट्रक्चर एमएस का बना हुआ है, तो एक नई चीज़ थी। और इससे पहले हमने प्रोजेक्ट्स किए थे, जैसे हमने वी हैव डन R2P पैलेस या टीआरपी, वो टेरेसेस पे प्रोजेक्ट्स थे। और एक प्रोजेक्ट सीधा सादा आपके सामने आ गया रोड पे। अब टेरिस पे जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, फॉर एग्जांपल पेडलर्स अगर बना है टेरिस पे, तो उसका कोई एलिवेशन निकल के सामने नहीं आता था। वहाँ पे लोग लिफ्ट से जाते थे, अंदर एंटर करते थे और उसको देखते थे कि हाँ बड़ा अच्छा बना है, बाहर आ जाते थे। इसमें इसके एलिवेशन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आप रोड पे जा रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड एक बहुत बड़ी हट देखने को मिलती है विद हेक्सागन लोगो, जिसमें वुडन का थोड़ा एलिमेंट है, बाकी ग्लास है। एक कंटेम्प्रेरी हट देखने को मिल रही है आपको।
तो वो जो एलिमेंट ने बड़ा अच्छा प्ले किया है और थ्रू आउट क्लास है, और उसके बीच में एक ट्री एक ऐसा एलिमेंट है जो उसको एक लाइफ दे रहा है, मुझे ख्याल से जो उसको ब्रीथ दे रहा है उस प्रोजेक्ट को। तो एक पूरे लोहे के जंगल में एक बीच में एक पेड़ पेड़ निकल रहा है। जो एक लाइफ दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत ही मेरे दिल के करीब है, और मुझे आज भी लग रहा है कि अगर मुझे दोबारा डिजाइन करने का मौका मिले ही भी, तो शायद मैं सेम ही करूंगा, इससे बेटर मैं नहीं कर पाऊंगा। उसमें बजट फ्रेंडली है, आपका कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं लगा हुआ जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। उसमें बहुत सारे लोग एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं सेम टाइम पे, वहाँ पे इवेंट किए जा सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हमने प्ले किया हुआ है एक छोटी सी जगह पे। सो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मुझे आज भी इंस्पायर करता है और आगे भी इंस्पायर करता रहेगा। और आपने हिबी को खुद डिजाइन किया या जो आपके क्लाइंट थे आप उन्होंने आपको बोला भी हमें ये चीज चाहिए, नहीं नहीं या नहीं, कैसे? बेसिकली क्लाइंट जो थे वो श्योर थे कि हमें ब्राउन कलर तो यूज़ करना ही करना है। ओके। वो क्लाइंट का एक लोगो बना हुआ था जो हेक्सागन लोगो है और विद बी। तो हमारे पास ये दो चीज़ें क्लाइंट की तरफ से इनपुट्स थी, और क्लाइंट से हमें आइडिया बताया था कि हमें कंटेम्पररी लुक में चाहिए, या ऐसा नहीं चाहिए जो बहुत ही नॉर्मल हो, हमें पिंटरेस्ट वाली पिक्चर्स नहीं चाहिए, हमें कोई कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं चाहिए। तो हमने एक एक चीज़ खुद डिज़ाइन की है वहाँ पे। मुझे याद है जब हम डिज़ाइन कर रहे थे, हम स्केचअप पे जब इसका मॉडल बना रहे थे, तो जो हट की एक साइड है वो आगे कुछ ज़्यादा बड़ी हुई है, जो उसका लोगो को और चाहे उस शेप को बहुत ही ज़्यादा डिफाइन करती है, एक वैल्यूएबल एडिशन देती है उस एलिवेशन में। तो मुझे याद है कि जब हम उसके आगे बढ़ा रहे थे, तो जब मैंने उसको आगे बढ़ाया तो मुझे लगा यार ये कहीं अजीब तो नहीं लग रहा। उस सिर्फ एक हट को डिजाइन करने में हमें 3 या 4 दिन लगे थे कि उसकी लेंथ कितनी रखनी है। कभी हमें लगता था ज्यादा होगी, कभी हमें लगता था कम होगी। फिर हमने प्रोपोर्शन एंड बैलेंसेस की थ्योरीज को यूज करके मैंने बनाया और क्लाइंट को दिखाया। क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी इन वन गो। मुझे लगता है जो चीज़ हम दिल से बनाते हैं और उसमें जब कनेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के साथ, तो वो क्लाइंट को एक गो में पसंद आती है। फर्स्ट ऑप्शन ही सफिशिएंट होता है। मैंने कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिखाया एलिवेशन का, एक ऑप्शन ही क्लाइंट को पसंद आ गया था। दैट्स वाई मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे मैं हमेशा इंस्पायर होऊंगा और हमेशा ही मेरे दिल के बड़ा करीब रहेगा। और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो क्लाइंट का क्या रिव्यू था? क्लाइंट का रिव्यू तो मुझे तभी मिल गया था जब हमने उनको एलिवेशंस एंड 3D दिखाए थे, तो क्लाइंट वाज हैप्पी। जब बिल्डिंग शेप ले रही थी तो पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग मी कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि वहाँ पे हमारा बोर्ड लगा हुआ था कि कि आपने एक ऐसा लुधियाना को चीज़ दे दी है जो एक माइलस्टोन बन के सामने आया है। अब वहाँ पे कोई लोग ये नहीं बोलते कि हम सराबा नगर जा रहे हैं, जहाँ हम सराबा नगर की इस मार्केट की तरफ जा रहे हैं, वो बोलते हैं हम हिबी वाली रोड पे हैं। किसी ने किसी को एड्रेस देना होता है वो हिबी के सामने आ जाए। दैट इज अ माइलस्टोन जो हमने क्रिएट किया है। और लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन था। मैं कहीं पे भी जाता हूँ आज भी, हमने बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए हैं। मेरे ख्याल से वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 200 प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, मेकअप आर्टिस्ट एंड मार्केट्स सो फार। लेकिन आज भी लोग अगर मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं अच्छा यू हैव डिजाइन ही भी। आई रिमेम्बर मैं बैंक में गया, अपना कुछ बैंक में अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में गया और वो मुझे बंदा नहीं जानता था। बैंकर वाज नॉट नोन टू मी। तो मैंने बोला आई एम सिद्धार्थ मैनी, फॉर्म भरा। वैसे यू आर सिद्धार्थ मैनी, ही भी आपने डिजाइन किया है। तो मुझे लोग मुंह नाक से कम और हीबी के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज भी कोई मुझे इंट्रोड्यूस करता है मेरे फ्रेंड सर्कल में, तो वो उसके बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, उससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं इन्होंने हिबी बनाया है, बहुत यूनिक बना हुआ हाँ ये हिबी इन्होंने बनाया है, हिबी इन्होंने बनाया है। फिर मैं एडिशन करता हूँ कि हिबी के साथ हमने ये भी बनाया, हमने ये भी बनाया, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस। लेकिन जो लोगों के मन में छाप बनी हुई है, उनके मन में एक प्रिंट हुआ है कि सिद्धार्थ एंड मोनाक हैज डिजाइंड हिबी, तो सबसे पहले वो हिबी ही याद करते हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स को बाद में देखते हैं।
और जैसे आपने एक कैफे हिबी कॉफी वाला आपने डिजाइन किया है हट डिजाइन में, आजकल लोग हट डिजाइन में हिबी को देख के घर बनवा रहे हैं। मेरे ख्याल से हट डिज़ाइन तो पहले ही यूज़ होता होगा, काफ़ी देर से हट यूज़ हो रही है, लेकिन हिबी के बाद वो दोबारा ट्रेंड में आ गई। पुराने हाउसेस भी हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलियन हाउसेस की बात करें या यूरोपियन हाउसेस की बात करें, तो वहाँ पे हट एक प्रोमिनेंट एक एलिमेंट है जो यूज़ हो रहा है, स्पेशली हिली एरियाज में। स्पेशली अगर आप जो स्विट्जरलैंड वाली साइड पे जाओगे तो आपको बड़े हट हाउसेस मिलेंगे। खास बात उसकी ये है कि लोगों की हट सिर्फ आगे आगे होती है एलिवेशन के लिए, वो हट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जा रही है, तो उसकी सीलिंग भी टेपर है अंदर से, तो एक बहुत ही एक वॉल्यूम और हाइट ऐड करती है, तो वो भी एक अच्छा नया पार्ट है। लोग उस तरह की घर हमसे बनवा रहे हैं, कई घर हम लोग हमें बोलते हैं कि हमारा घर की भी स्टाइल में बना दो जिसमें 3 कलर्स यूज हुए हों, चारकोल, ब्राउन एंड ग्रे। तो वो एक मुझे लगता है कि एक आइडेंटिटी हिबी ने बनाई है, नो डाउट। उनकी फूड क्वालिटी एंड कॉफ़ी क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि एक बार हमने अच्छा बना दिया तो बार बार लोग इसलिए आ रहे हैं, एक बार हमारे करके आ गए चलो ठीक है इंटीरियर बड़ा अच्छा है, दूसरी बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ की कॉफ़ी भी कॉफी बहुत भी अच्छी है, और और वहाँ का फूड और वहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो सर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, आपको बताता है कि मुझे रूम चाहिए, मैंने अपना घर की एलिवेशन रेडी करना है, उसमें मुझे रूम चाहिए, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपको ये थीम यूज़ करना है, कि क्लाइंट आपको बताता है कि मुझे इस तरह का चाहिए, या आप उनको बना के दिखाते हो कि ये चीज़ हो सकती है और वो लाइक करते हैं इस चीज़ को कि नहीं? हर तरह हो जाता है, कई बार क्लाइंट हमारे पास आता है कुछ इमेजेस लेके कि मेरा लाइकिंग इस तरफ है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको क्लाइंट को अलग अलग ऑप्शंस दिखाने की, क्योंकि उसको पता है उसको क्या चाहिए। ऐसे वाइस क्लाइंट्स हमारे पास बहुत कम आते हैं। अदरवाइज क्लाइंट कंफ्यूज होता है कि सर ये तो मेरे पास है, तो सिद्धार्थ आप बताओ कि इससे बेटर आप कुछ करके दे सकते हो। तो उस केस में हम उनका ऑप्शन तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन अपने भी साथ में 2 ऑप्शंस बना लेते हैं। और अगर थीम की बात करें तो कई बार वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बना रहे हो। अगर मैं कोई कॉफ़ी शॉप बना रहा हूँ तो क्लब बना रहा हूँ तो उसका थीम वैसा कॉफ़ी शॉप की तरह होगा या क्लब की तरह होगा। अगर मैं लाउंज बना रहा हूँ तो उसमें मुझे लाइट्स के साथ और कलर्स के साथ वैसे प्ले करना है। अगर मैं किड्स रूम बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अगर बेबी गर्ल या बेबी बॉय बना रहा हूँ तो उस एज में मुझे क्या चाहिए था और क्या चाहिए हो सकता है, तो उसका डिज़ाइन उसके हिसाब से हो जाता है, चाहे वो क्लाइंट बताए चाहे ना बताए। एक टीनेज का मैं रूम बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे उसके अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा कि उसमें स्टडी टेबल भी देना है, फिर मुझे PS5 की भी जगह देनी है, देन मुझे उसकी प्राइवेट स्पेस भी देनी है, कंफर्टेबल बेड देना है। आफ्टर दैट अगर मैं एक रूम बना रहा हूँ फॉर न्यूली वेडिड कपल का, तो रूम हम वाइब्रेंट या उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। वही अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स का बनाते हैं तो उनकी एज के अकॉर्डिंगली कलर सेटल्स कलर यूज़ करते हैं, लाइट कलर यूज़ करते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ नहीं करते, बहुत बड़ी स्क्रीन नहीं लगाते, और आसपास बैठने को ज़्यादा स्पेस बनाते हैं सो दैट वहाँ पे पूरी फैमिली गेट टुगेदर कर सके उनके कमरे में। दिस इज़ हाउ वी थिंक, या इस तरह हमारा थॉट प्रोसेस चलता है कि किस चीज़ को हमने कैसे रोक देना है। मोस्टली तो जब हम साइट विजिट करते हैं तो फर्स्ट ड्राइंग इंस्टेंट हमारे दिमाग में बन जाती है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, और 90% वो ड्राइंग फाइनल हो जाती है। सेकंड जो ऑप्शंस होते हैं वो सेकेंडरी ऑप्शन होते हैं, जो आप साइट विजिट करते ही आपके माइंड में आ गया हाँ इस चीज़ को मैं ऐसे बना सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि 95% मेरे प्रोजेक्ट्स में वो ही फाइनल हुई है, क्लाइंट को भी वही पसंद आई है। मतलब जैसे आप एक डिजाइनिंग ही नहीं मैटर करती, साइट विजिट भी मैटर करता है। बहुत मैटर करता है साइट विजिट तो। अगर आप डिज़ाइन कर दोगे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जब आपने डिज़ाइन कर दिया और आपकी वर्कमैनशिप अच्छी नहीं है तो आपकी डिज़ाइन की वैल्यू 0 है। आपने डिज़ाइन कम अच्छा किया या आपने डिटेल डिज़ाइन नहीं दिया, लेकिन वहाँ वर्कमैनशिप या लेबर बहुत स्किल्ड है, तो आप उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोजेक्ट अपना डिज़ाइन जिन हाथों में दे रहे हो कि एग्जीक्यूट करवाना, क्या वो उतनी एजुकेटेड या स्किल्ड है या एक्सपीरियंस्ड है, अदरवाइज वो अच्छे डिज़ाइन को भी सत्यानाश कर देगी।
और कभी ऐसे हुआ है जो आपने एलिवेशन उनको बना के दिया हो, वो चीज़ उनको ओके लगी हो, वो बोल रहे हैं ये बहुत अच्छी लग रही है, जब वो लाइव बन रही हो वो बोल रहेंगे ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, ये चेंज कर दो, ऑन द स्पॉट ये हो सकता है हाँ, क्या? बहुत बार होता है, तो बहुत उसको बार, कैसे हमेशा ही मैनेज होता है। करते हो? जब हमने उनको 3D दिखा दिया, जब हमने उनको एलिवेशन दिखा दिया और उसके अकॉर्डिंग हमने 2D व्यूज़ बना लिए हैं या 2D ड्राइंग्स बना ली हैं, तो मोस्टली क्लाइंट जब प्रोसेस चल रहा होता है तो इन बिटवीन कई बार डाइसी हो जाता है कि सर ये अच्छा लगेगा। तो हम उनको ये बोलते हैं सर ट्रस्ट द प्रोसेस, अभी मैगी बन रही है, कच्ची है, इस मैगी को बनने दो, तब इस पे मसाला डाल के हम आपको परोसेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि इन बिटवीन आपने फाउंडेशन उस अकॉर्डिंग बनाई है, आपने वॉल्स उस तरह बनाई है, आपने लेवल्स प्लस माइनस एलिवेशन के अकॉर्डिंग रखे हैं, आपने हाइट्स वैसे रखी हैं, आपने विंडोज वैसे रखी है। अब इन बिटवीन अगर क्लाइंट हमें बोले कि इसको चेंज कर दो, तो क्लाइंट का बहुत नुकसान है। जहाँ तो हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ये चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चीज़ हम बना रहे हैं और उसको हम इन बिटवीन चेंज करते हैं तो वो डिज़ाइन अच्छा नहीं बन पाएगा कभी भी। हम दिल्ली जाना है और रास्ते में सोचे हम दिल्ली नहीं जाएंगे, अब हम कन्याकुमारी जाएंगे, या रास्ते में सोचेंगे हम अम्बाला की ओर जाएंगे या किसी और जगह जाएंगे, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा लगेंगे और आपका मेंटल और जो लेवल है डिस्टर्ब, मेंटल लेवल पे भी आप डिस्टर्ब होगे। तो बेटर है कि कागज़ों पे, ड्राइंग्स पे, लेआउट्स पे आप 10 बार, 20 बार, 50 बार बना के देख लो। अनटिल अनलेस आप श्योर नहीं हो तब तक उसको एग्जीक्यूट मत करवाओ। आप अगर श्योर नहीं हो कि आपका ये एलिवेशन अच्छा लग रहा है तो उसको आप तब तक हाँ मत बोलो जब तक आपको दूसरा ऑप्शन ना मिल जाए। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे कई दोस्त, आर्किटेक्ट दोस्त हैं, हम भी स्टार्टिंग में ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट हम एलिवेशन दिखा देते हैं कि ये एलिवेशन बनने वाला है या इंटीरियर बनने वाला है। और आज की डेट में जब सोशल मीडिया, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम इतने एक्टिवली हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो क्लाइंट को क्या लगता है, जो घर बनना है, अभी स्टार्ट होना है, घर बनने में 1.5 साल लगना है सपोजिंगली, तो उसको एलिवेशन 1.5 साल बाद मिलेगा, लेकिन मैंने पिक्चर 1.5 साल पहले दिखा दी। वो देख देख के बोर हो जाता है, वो देखता रहता है, अब देख देख के बोर हो रहा है, दूसरे ऑप्शन उसके सामने आ रहे हैं, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, स्क्रॉल कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक। तो उस केस में क्लाइंट ही बोर हो जाता है कि नहीं यार इसको चेंज कर दो। चेंज कर दो। और जब जब ऐसा हुआ है तो क्लाइंट का जो एलिवेशन नंबर ए था, जो पहले बना था, और जो बाद में बना है, वो बाद वाला 19 से 21 नहीं है। जो फर्स्ट टाइम बना है, जिसपे हमने स्टार्ट किया, अगर बनाना स्टार्ट किया, वो ज्यादा बेटर बना है। मुझे ये लगता है कि जब आप किसी एक जगह पे स्टिक हो गए हो, आपने फाइनल कर लिया है इस चीज को, तो उसको चेंज मत करो अनटिल अनलेस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अनटिल अनलेस आपको ये ना लगे कि ये तो बहुत पुराना डिजाइन है, हमारा आर्किटेक्ट हमें कॉपी पेस्ट करके दे रहा है, सेम चीज बना के दे रहा है। अगर कोई नई चीज बनी है तो आर्किटेक्ट्स को भी चाहिए कि एकदम से उसको ना दिखा दें कि वो क्लाइंट ही बोर हो जाए देख देख के, क्योंकि क्लाइंट ने क्या करना है, क्लाइंट ने सबसे पहले फैमिली ग्रुप में डाल देना। फैमिली ग्रुप वालों ने क्या करना है, फैमिली ग्रुप ने आगे अपने फ्रेंड सर्कल को भेजना है, क्लाइंट ने हर किट्टी में अपने सबको दिखाने हैं मेरा आर्किटेक्ट जी बना रहा है। तो उस केस में एक हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में बात चल रही है, यार हाँ एलिवेशन तो ओके है, लेकिन मैनू लग रहा है कि अगर एक कलर ब्राउन की जगह ग्रे हो जाए ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। दूसरा बोलता है हाँ मेरे वाले नेता आजकल क्लासिकल चल रहे हैं, तुझे क्लासिकल क्यों नहीं करवा रहे। तीसरा बोलेगा ओ छड़ मैं तेन अपना बंदा देना उसको करवा। तो क्लाइंट को ये लगने लग जाता है कि यार मेरा तो जो एलिवेशन है लोगों को पसंद नहीं आ रहा, या पसंद आ भी रहे तो लोग उसमें अपने अकॉर्डिंगली इनपुट्स डाल रहे हैं। हर इंसान की स्टोरी अलग है, हर इंसान का टेस्ट अलग है। अगर आपकी फैमिली को वो चीज़ पसंद आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और की सलाह लेने की जरूरत है, उससे आप और ज्यादा कंफ्यूज होगे और इन दी एंड आप अपना ही नुकसान करवाओगे, क्योंकि आपका प्लान आपके एलिवेशन के अकॉर्डिंग बन चुका है, आपका घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, इन बिटवीन आप चेंज करवाओगे तो नुकसान है। और सर एक लोग अपने नेम से अपना नाम बना के अपने फैमिली के किसी मेंबर के नाम से अपना पेज बनाते हैं, अपनी फर्म स्टार्ट करते हैं, लोगो बनाते हैं अपने नेम का। आपने कैसे चूज किया कि मुझे मूनार्क रखना चाहिए नेम? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे मोस्टली 10 में से 2 क्लाइंट्स पूछ ही लेते हैं।
आई डोंट नो, मुझे मूनाक नाम अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी वाइज जाएं तो मून आपकी मदर को रिप्रेजेंट करती है। आई एम वेरी अटैच टू माई मदर ठीक। एंड मून इज ए सिंबल जिसको हर कोई ग्लैमरस नज़र से देखता है। मून इज ए ग्लैमर, हर कोई मून को छूना चाहता है। हर कोई मून को पाना चाहता है। थर्डली मुझे लगता है कि मून अपने आप में आर्किटेक्चर का एक फॉर्म है, क्योंकि हर रोज हर टाइम अपनी शेप चेंज करता है। कभी वो फुल मून है, कभी हाफ मून है, और कभी वो जेलो स्टोन में है, कभी वो रेड स्टोन में है, कभी बिल्कुल वाइट है। तो मून को देख के तो मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। और जो हाफ चांद होता है, तो कई बार तो लोग मुझे ये भी पूछते हैं, अच्छा यू बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली, क्या सिद्धार्थ मैनी मैनी मोहम्मदन्स होते हैं? तो मैंने बोला ऐसे क्यों बोला? बोला आपने मून आर्क रखा है तो वो एक मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा हाँ ये भी एक पॉइंट ऐड किया जा सकता है। लेकिन थॉट प्रोसेस ये नहीं था, थॉट प्रोसेस यही था कि मून अपने आप हर रोज अपनी शेप चेंज करता है। एक मून एक ग्लैमरस थिंग है जो पाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, मून तब आता है जब अंधेरा होता है और आपको हल्की सी लाइमलाइट देता है, रोशनी देता है अंधेरे में भी। तो आई चूज दिस नेम कि हो सकता है कि इस फील्ड में चाहे मैं हल्की सी ही रोशनी दूं, लेकिन मैं मूनाक के नाम के साथ ही जाऊंगा। और मुझे लगता है बाकी सारे आर्किटेक्ट्स मूनाक की तरह ही, मून की तरह ही होते हैं, क्योंकि पहले तो वो 15 दिन दिखते नहीं है, क्योंकि 15 दिन में बैठ के रातों को काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो दिखते हैं, जब प्रोजेक्ट उनका सामने आता है, तो वो चमकते हैं पूर्णमासी की तरह। तो लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि अच्छा आज पूर्णिमा है, पूर्णमासी है। तो दिस कुड बी ए रीजन। तो बेसिकली मून आँख, मून से रिलेटेड मेरे 3-4 रीजंस थे जो मुझे अच्छा लगा और मुझे थोड़ा अलग नेम लगा, दैट्स व्हाई आई चूज इट। ओके। तो सर राइट नाउ मैंने आपकी पिक्चर्स देखी हैं, आप कुछ टाइम पहले ही यूरोप जाके आए हो, तो आपका वो प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड ही आपका एक ट्रिप रहा है, बिजनेस ट्रिप रहा है। तो वहाँ के आर्किटेक्ट और यहाँ के आर्किटेक्ट में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं? मैम वहाँ के आर्किटेक्ट्स और यहाँ के आर्किटेक्ट्स में एक रीजन का बहुत बड़ा फर्क है, ये मुझे फील होता है। यहाँ के आर्किटेक्ट्स के पास जो हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, हमें लोकल बॉडी सपोर्ट नहीं करती। हम हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं लेकिन लोकल बॉडी से परमिशन नहीं है। हम क्रिएटिव चीज बनाना चाहते हैं, फिर बजट लो नहीं करता। वहाँ का जो आर्किटेक्चर है और वहाँ के जो आर्किटेक्ट्स हैं, उनके पास फ्री हैंड है। उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, राइज कर रही है, उनका यूरो इतना राइज कर रहा है, तो उनके लिए एक कॉस्टली क्लासिकल आर्किटेक्चर या बहुत डिटेल्ड आर्किटेक्चर में काम करना भी मुश्किल नहीं है। सेकेंडली जो डिफरेंस मुझे फील होता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम बात करें इंडिया की, नो डाउट हमारा जो फोर फादर इंसेस्टर्स रहे हैं वो बहुत रिच कल्चर से बिलोंग करते रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि जब हमारे इंडिया को अलग अलग कम्युनिटीज ने रूल किया है, तो उस एरिया उस कारणवश बहुत सारे एरियाज में गरीबी बहुत ज़्यादा आ रही है, उनको अवेयरनेस लेट हुई है। आज भी अगर हम यूपी या बिहार वाली बेल्ट की बात करें तो यहाँ से मोस्टली हमारी लेबर आती है, उनकी जो फोर फादर हैं या तीसरी या चौथी पीढ़ी वो आदिवासी हैं। उससे पहले वो आदिवासी की तरह ही रहते थे। लेकिन हम यूरोपियन की बात करें, उनके फोर फादर के फोर फादर के फोर फादर के फोर फादर के फोर फादर भी शायद आदिवासी ना हो। वो हमारे से बहुत पहले डेवलप हो चुके थे, उनका विजन इतना ओपन हो चुका था। तो एक माइंडसेट बहुत काम करता है। उन्होंने 800-900 1000 साल पहले सोच लिया था कि हमारी रोड का जो साइज है वो 200 फीट होगा। इट मीन्स वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, विजनरी थे कि उनको पता लग गया था कि आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो आज तो चाहे हम पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, कल को बड़े ट्रांसपोर्ट कार्स, ट्रक्स, बसेस आ सकती हैं। आज भी वहाँ आप देखोगे तो वो वही उसी तरह की 800 साल पुराना, 1000 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जो बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है। उसके पीछे वहाँ के लोगों का अपने देश के लिए प्यार, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्यार बहुत ज़्यादा था। सपोजिंगली अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, अगर हमारे राजाओं महाराजाओं को 800-900 साल पहले
अपने देश से ज़्यादा प्यार होता, नो डाउट था। उन्होंने अपने लेवल बड़ा अच्छा उन्होंने चीज़ें बनवाई हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए हैं। अगर उनके कंपैरेटिव देखा जाए तो कम था, क्योंकि उन्होंने जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है वो हमारा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा बेटर है। आज हम यूरोप जा रहे हैं तो बेसिकली यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। हम वहाँ के बड़े बड़े महल देखने जा रहे हैं, हम वहाँ के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने जा रहे हैं। तो क्यों देखने जा रहे हैं? और आज वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए वहाँ पे टूरिज्म इतना हाइप पे है। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में भी पहले अप्लाई हुआ होता तो आज इंडिया की कायाकल्प कुछ और होनी थी। सो बेसिकली एक आर्किटेक्ट का, एक टाउन प्लानर का एक देश की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए बहुत बड़ा हाथ है। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि चलो ठीक है, ये 50 फुट रोड इनफ होगी। उन्होंने 50 फुट रोड उस टाइम के अकॉर्डिंगली इनफ करके यहाँ पे हाउस लाइन दे दी, यहाँ पे हाउस लाइन दे दी, रोड्स बन गई 50 फीट। आप उसको 50 फीट को बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाते हो तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, या कुछ बहुत सारे चैलेंजेस, आप यू नो कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। वहाँ पे उन्होंने वो 50 फीट की रोड ही 200 फीट पहले रखी हुई है कि जो मर्जी हो जाए। तो हमारे पास 200 फीट रोड है, तो इस साइड भी हमारे पास पूरा मार्जिन है, इस साइड भी मार्जिन है। 200 फीट रोड रखने के बाद भी उन्होंने 20-20 फीट का 20-20 फीट का मार्जिन रखा हुआ है। तो बड़ा सिस्टम से बनाया हुआ है। वो सिस्टम एक बहुत विजनरी आर्किटेक्ट के माइंड में भी आ सकता है, या बहुत विजनरी एक शासक बोल लो, किंग बोल लो, राजा के माइंड में भी आ सकता है कि मुझे अपने देश को इस तरह डेवलप करना है। आज अगर हम चाहें कि सेम बिल्डिंग जो 800 साल पहले बनी है वो शायद आज भी यूरोपियन ना बना पाए, तो उन्होंने उस टाइम पे बना दी। इट मीन्स उस टाइम के लोगों का दिमाग, स्किल्स ज्यादा बेटर थे आज के टाइम से। आज हम एआई भी यूज कर लें तो शायद इतना बेटर ना बना पाए बिल्डिंग्स। आज हम नहीं बना पाएंगे उस तरह की बिल्डिंग्स। आज उस तरह की स्किल्स नहीं है लेबर में। अगर हैं भी है तो बहुत कॉस्टली है। इंडिया में तो बहुत ही कॉस्टली हो जाएंगे। अगर मान लो कोई इंडिया में भी उसको अफोर्ड कर ले तो गवर्नमेंट हमें लो नहीं करती, या लोकल बॉडीज लो नहीं करती। तो ये काफ़ी चैलेंजेस इंडिया में है, जिसको हमें साथ मिलकर वर्क करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो और आप विजनरी हो तो आप आने वाले 200 सालों को, 300 सालों को देख के अगर आप अपने सिटी को या अपने एरिया को डिज़ाइन करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों में वो एक टूरिज्म पॉइंट बन जाए, टूरिस्ट यहाँ पे आए और हमारी इकोनॉमी भी बढ़े। ओके देन सर, लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर डेकोरेट क्या सेम चीज़ है या इसमें कोई डिफरेंस है? हाँ, ये मिथ है तरन। लोग में कंफ्यूजन काफ़ी थी इंटीरियर डिज़ाइनर एंड इंटीरियर डेकोरेटर को लेके। बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनर का काम कुछ और है, इंटीरियर डेकोरेटर का काम कुछ और है। पर लोग बोल रहे हैं ये चीज़ दोनों सेम है, क्योंकि इसका पीछे वाला सिर्फ एक इंटीरियर डिज़ाइन करता है और दूसरा डेकोरेट करता है। इंटीरियर डेकोरेटर को आप एक डेकोरेशन की तरह देखो, जो एक टेम्परेरी डेकोरेट कर रहा है आपके घर को। बैलून्स लगा दिए, चलो यहाँ पे वास रख दिया, यहाँ पे पर्दे लगा दिए, पर्दों की सिलेक्शन करा दी है। जो भी इस फील्ड से संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, चाहे वो फ्लोरिंग वेंडर्स हैं, चाहे वो कारपेट वेंडर्स हैं, रग्स वेंडर्स हैं, रग्स को डिज़ाइन करते हैं, कर्टन्स को डिज़ाइन करते हैं, या आपके आर्टिफैक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, वासिस को डिज़ाइन करते हैं, वो इंटीरियर डेकोर है। जो आपके घर को डिज़ाइन करता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, वो इंटीरियर डिज़ाइनर है। जो आपके एलिमेंट्स को डिज़ाइन कर रहा है, जो इंटीरियर डिज़ाइनर को हेल्प करेंगी, ही इज़ इंटीरियर डेकोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक रूम बनाना है तो इंटीरियर डिजाइनर क्या करेगा? इंटीरियर डिजाइनर उसकी सीलिंग डिजाइन करेगा, सबसे पहले प्लान बनाएगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कि आपको रूम चाहिए, आपको कितना बड़ा बेड चाहिए, आपको स्टडी टेबल चाहिए, आपको एलसीडी कितने इंच की चाहिए, आपको विंडोज कहाँ चाहिए। ये इंटीरियर डिजाइनर का काम है। उसने सबसे पहले आपका प्लान रेडी करेगा, अप्रूव करवाएगा, फिर आपकी सीलिंग रेडी करेगा, सीलिंग में लाइटिंग डिजाइन करेगा, फिर उसके बाद आपकी एलसीडीज एंड बाकी वॉल्स डिजाइन करेगा, बेड की बैकवर्ड डिजाइन करेगा। उसके बाद वो मेंशन करेगा कि कहाँ कहाँ पे आपका वॉल आर्ट आ सकता है। बेड के पीछे वॉल आर्ट आ सकता है, आपकी एक राइट हैंड साइड पे कंसोल रेडी हो सकता है जिसके ऊपर आपका एक वॉल आर्ट आ सकता है, जो कोई पिक्चर जहाँ
कोई सीनरी आ सकती है। उसके बाद वो आपका फ्लोर भी डिज़ाइन करेगा और इंटीरियर डिज़ाइनर ही आपका प्लम्बिंग एंड विंडोज सब डिज़ाइन करेगा। अब उसके बाद इंटीरियर डेकोर क्या करेगा डेकोरेटर, इंटीरियर डेकोरेटर कौन से कलर्स के आपके कर्टन्स हो सकते हैं वो इंटीरियर डिज़ाइनर से मिलकर काम करेगा। आपका जो वॉल आर्ट है वो वॉल आर्ट किस साइज़ का लगना है, किस शेप का लगना है, किस कलर का लगना है, तो वो इंटीरियर डेकोरेटर का काम है। तो इंटीरियर डेकोरेटर जो आज हम इंडिया में हैं, जहाँ हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, वो एक अलग फील्ड नहीं है, वो वही वेंडर्स हैं जो इस माल सप्लाई कर रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अ पर्सन हु इज सेलिंग curtains or rugs, he is interior decorator. Okay. The one who is designing and asking for samples or asking for curtains from a vendor, he is interior designer. तो सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करके आपको 30% आपकी क्लाइंट ने पेमेंट दे दी, वो बोल रहा है आप आगे स्टार्ट करो, मैं आपको दे दूंगा धीरे धीरे करके, और आपका पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया और क्लाइंट तब भी आपको बोल रहा है अभी थोड़ी मैं आपको दे दूंगा, कभी ये चीज़ आई है? यस, ये मुझे लगता है हर किसी के साथ हुआ होगा। इस जर्नी से हर आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर या कंसल्टेंट निकलता है। लोग बहुत स्मार्ट हैं आजकल। अगर कोई लोग किसी आर्किटेक्ट को चूज़ करने के लिए सोचते हैं कि हमें कौन सा आर्किटेक्ट चाहिए, तो हमें भी चाहिए कि हम जिसका काम कर रहे हैं तो पहले उसका थोड़ा रेपुटेशन के बारे में पता करवा लें। क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट को अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना सब कुछ दे रहे हो प्रोजेक्ट को, अपना आप उसमें इमोशंस डाल रहे हो, एक लाइफ दे रहे हो, और उसके बाद इन रिटर्न आपको अगर पैसा ना मिले, इट्स नथिंग अबाउट कि आपको पैसे से प्यार है, इट्स अबाउट कि आपको आपका क्रेडिट नहीं मिल रहा। मुझे याद है, मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ, स्टोरी शेयर करता हूँ। किसी ने हमसे काम स्टार्ट करवाया और बोला कि मेरे बेटे की शादी है तो दिवाली तक हमारा काम कंप्लीट कर दो। तो हम इमोशंस में आके हमने घर खिंचवा दिया। तो जो अमाउंट बनती थी उनसे लेने वाली वो 35 लाख थी। इट वाज टर्न की प्रोजेक्ट। तो अंकल ने हमारे साथ कमिट किया हुआ था क्लाइंट ने कि बेटा मैं 10 लाख रुपए दूंगा आपको दिवाली पे। दिवाली के बाद मैंने अंकल को फ़ोन किया, अंकल जो कैसी रही दिवाली? अंकल कहते बेटा दिवाली अच्छी भी रही और बुरी भी रही। मैंने बोला क्या हो गया? तो अंकल ने इंस्टेंट बोला बेटा कल हमारी फैक्ट्री में आग लगी, 3 करोड़ का नुकसान हो गया। आई वाज लाइक अगर 3 करोड़ का नुकसान हो गया तो अंकल ने ये क्यों बोला कि दिवाली अच्छी भी रही? वो तो ये बोलते हैं हाँ जी हम तो लुट गए जी, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, सीधा बाद में बात करता हूँ। अंकल ने मुझे वीडियोस भी भेज दी कि आग बुझा रहे हैं, पर वो वीडियोस डे टाइम की थी, वो कहते रात को आग लगी है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद क्लाइंट मेरे साथ चीट करना चाह रहा है, तो मैंने गूगल से उनका फैक्ट्री का एड्रेस निकाला और पहुंच गया वहाँ पे। वहाँ पे देखा तो कोई आग नहीं लगी हुई। फिर मैंने कंफर्मेशन करने के लिए वहाँ के जो नियरेस्ट फायर ब्रिगेड सेंटर था वहाँ पे गया। मैंने बोला कि इस एरिया में आग लगी? कहते नहीं यहाँ तो पूरे एरिया में, ना इस एरिया में ना अगले एरिया में कहीं आग लगी। आप तो इस गली का पूछ रहे हो ना इस एड्रेस पे, ना यहाँ पे आग लगी है ना किसी पूरे एरिया में आग लगी। तो आई वाज सो शॉक्ड। मुझे लगा कि इतना काम करवाने के बाद हमें बातों में लेके क्लाइंट हमारे पैसे मारना चाह रहा है। तो मैं चुप रहा। अगले 10-12 दिनों के बाद मैंने अंकल को बोला, जब अंकल अवॉइड करने लगे, हर बात पे ये बोलने लगे कि बेटा हमारे तो पैसे मर गए, हम नहीं कर सकते कुछ। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल कन्फ्रंट किया कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं वहाँ पे जाके आया हूँ, अपने पैसे नहीं दिए। तो अंकल इतने हाइपर हो गए, उन्होंने आउट ऑफ हाइपरनेस उन्होंने बोला कि मैंने काम ही नहीं करवाना आपसे। वो सुन ही नहीं पाए, वो अपना झूठ जब पकड़ा जाता है ना, वो फेस ही नहीं कर पाए उस चीज को। और देन वी गोट टू नो अबाउट हिज रेपुटेशन क्लाइंट की, कि उन्होंने मेरे ही नहीं अपने जितने बाकी वर्कर्स हैं या बाकी जो वहाँ पे कंट्रैक्टर्स लगे सबके पैसे मारे हुए थे। घर तो उनका कंप्लीट हो गया, लेकिन एक हमारे माइंड में गरज ये रहा कि हमने किसी के लिए इतना काम किया, उन्होंने हमारी पेमेंट भी मारी, और उसके बाद वो जाके लोगों को क्या बोलते होंगे, अरे अपना सच छुपाने के लिए
वो फिर आर्किटेक्ट को बदनाम करना शुरू कर देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर को बदनाम को शुरू कर देना शुरू कर देते हैं, बहुत इजीली मान लेते हैं अच्छा वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, या वो एक फैशन डिजाइनर अच्छा नहीं है। अगर ये फैशन डिजाइनर अच्छा जो नहीं बोल रहा तो 100% उसने फैशन डिजाइनर वगैरह या उसने उस कंसल्टेंट के सर्विस प्रोवाइडर के पैसे मारे हैं। कोई भी काम स्टार्ट करता है, अपना मेहनत करता है उस प्रोजेक्ट पे, कोई ये नहीं सोचता कि उसका काम बीच में प्रोजेक्ट में रह जाए। बिल्कुल। अगर आपका 90% काम हो गया है तो आप 10% भी कंप्लीट करोगे, क्योंकि 10% काम करने के बाद आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, आप लोगों को वो काम दिखा सकते हो। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं, मैं सबको बताना चाहूंगा कि लोग अवेयर हो इस चीज से, वो 90% काम करवा लेते हैं और पेमेंट भी जो होती है 50% पड़ी होती है, जहाँ 40% पड़ी होती है। तो वो 90% काम करवाने के बाद 40% पेमेंट बचाने के लिए वो एक नया आर्किटेक्ट हायर करते हैं, जो मे बी फ्रेश आर्किटेक्ट हो या फ्रीलांसर कर रहा हो, जिन्होंने पेंट ही सिलेक्ट करने हैं, सिर्फ स्टेज आ गई, सिर्फ पेंट सिलेक्ट करना है, बाकी सारा काम हो चुका है। तो पेंट सिलेक्ट करने के लिए उनको 1-1.5 लाख रुपया या कोई भी अमाउंट उनको दे देते हैं, 10,000, 20,000, 30,000 काम के अकॉर्डिंगली पैसे दे देते हैं। उस फ्रीलांसर वाला बंदा भी काम कर लेता है, क्योंकि उसको पूरे घर का क्रेडिट मिल रहा है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा नुकसान उसका हो जाता है जिसने 90% काम किया, उसकी पेमेंट भी रुकी, उसको ना क्रेडिट मिला और उसके ऊपर से एक क्लेश भी पड़ गया अपने क्लाइंट के साथ। तो ये आजकल काफी इन है मार्केट में, हम हर जगह देखते हैं। टंकी प्रोजेक्ट तो आजकल वो करवा रहे हैं, बहुत सोच समझ के हमें टंकी प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि टंकी प्रोजेक्ट तो आजकल 90% लोग वो करवा रहे हैं जो चाहते हैं कि हम आर्किटेक्ट को बीच में फंसा लें, जहाँ कंसल्टेंट को बीच में फंसा के उसको कुछ पेमेंट दें, उसको बोलो कंप्लीट करें, क्योंकि उनके पास पेमेंट का या तो अरेंजमेंट नहीं है, जहाँ उनके पास अच्छे इंट्यूशंस नहीं है, उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ग्रैब कर लें, 90% काम करवा लें, उसके बाद क्लेश डाल लें, पैसे का क्लेश डल गया, और उसके बाद जब उसमें आर्गुमेंट्स होंगी या किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल आएगा तो वो आउटसोर्स से बहुत सस्ते में काम करवा लें। क्लाइंट तो अपने घर चला जाता है, लेकिन एक आर्किटेक्ट की कंसल्टेंट की 1-1.5-2 साल की जो मेहनत है वो खराब हो जाती है, और ये इस बारे में कोई बात नहीं करता। क्लाइंट के साथ चीटिंग हो तो क्लाइंट शोर मचाता है, जब आर्किटेक्ट के साथ चीटिंग होती है तो कोई बात नहीं करता उस पर, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर को ये होता है कि यार वी आर सर्विस प्रोवाइडर, हमारे पास और कमिटमेंट्स भी हैं, नाम ना खराब हो जाए। हम भी इस तरह डरते थे, लेकिन आजकल हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, हम अपने आप को इस तरह लुटने नहीं दे सकते। इस बात के बाद आपको ये नहीं लगा भी मेरे को हमेशा अब एडवांस पेमेंट लेनी चाहिए? हाँ, हम क्लाइंट्स को मना कर देते हैं, अगर हमें कोई क्लाइंट बोले कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग पैसा नहीं देगा। मैं स्टार्टिंग में यही सोचता था जो इतने सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं वो इतने रूड क्यों हैं, या वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उनको उनके एक्सपीरियंस ने स्ट्रेट फॉरवर्ड या रूड बनाया है। वो बोलते हैं हमें इतना पैसा दोगे, इस सिस्टम एंड कंडीशंस पे दोगे तो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वो कोऑपरेट नहीं करते क्लाइंट के साथ। हाँ, इतना भी रूड नहीं होना चाहिए कि कोऑपरेट ना करो, लेकिन इतना भी स्वीट ना हो जो कि क्लाइंट आपको आपके साथ चीटिंग करने लग जाए, जहाँ क्लाइंट सोचे कि यार ये तो बच्चे हैं, क्या कर लेंगे, क्योंकि तरह तरह की दुनिया बैठी है, आपको नहीं पता। हमें लगता है अच्छा नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो नया प्रोजेक्ट नहीं है, वो मगरमच्छ की तरह क्लाइंट आपके पास बैठा है जो आपसे सर्विस लेगा, आपके पैसे भी लगवा लेगा अपनी साइड पे, और आपको काम भी नहीं देगा और आपको क्रेडिट भी नहीं देगा। इस तरह के क्लाइंट से बचो। उसके लिए आपको अपना एग्रीमेंट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपको कच्चा लालच नहीं करना चाहिए कि हाँ यार मुझे नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, सो दैट कोई बात नहीं, कम में कर देता हूँ, सस्ते में कर देता हूँ। इन दी एंड आप बड़ी ट्रबल में ही फंसोगे, जिससे आपने उनका घर तो फ्री में डिजाइन कर ही दिया, ना लेआउट्स के पैसे लिए, घर भी फ्री में डिजाइन कर दिया, और उसके बाद आपको ना क्रेडिट मिला, ऊपर से रिलेशन भी खराब हुई, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि आपके रिलेशन उसके साथ खराब हो, सो दैट वो आपकी मेजर जो पैसा है, जो आपकी अमाउंट है, वो मार सके। बिल्कुल। और कभी आपको आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया है जो बोले मेरा बजट बहुत कम है पर मेरे को बेडरूम पूरा लग्जरी चाहिए, तो उसको कैसे आप डिज़ाइन करते हो फिर? ये कुछ बजट कम की डेफिनेशन हर इंसान की अलग है। एक अंबानी के लिए बजट अगर कम है तो उसका बजट हो सकता है कि मुझे 10 करोड़ का बेडरूम चाहिए, मेरा बजट कम है। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट कम हो सकता है कि मुझे 50-60 हज़ार में अपना बेडरूम बनाना है, मेरा बजट कम है। तो उसमें बेसिकली डिज़ाइन उस हिसाब से डिज़ाइन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका डिज़ाइन में एक्सपेंसिव एलिमेंट्स ही लगे हों। कई बार बहुत चीप या बहुत इजीली अवेलेबल जो मटेरियल हैं,
जहाँ अफोर्डेबल मटेरियल हैं उनसे आप बड़ा अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो, और हम इस तरह करते हैं। स्टूडेंट्स का हम रूम इस तरह ही डिज़ाइन करते हैं, या मिडिल क्लास फैमिली का, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का, उनको भी हक है अपनी अच्छी लग्जरियस लाइफ में रहने का। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ पे कोई मटेरियल ऐसे ही लगाना है जो 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो या 1200 रुपये स्क्वायर फीट हो। आप उसको बेसिक चीज़ों से भी अच्छा बना सकते हो। वो हमारे ऊपर है कि आपने कौन किस तरह से प्ले करना है मटेरियल के साथ, और किन मटेरियल्स के साथ प्ले करना है। ओके, देन आपको कैसा लगा हमारे साथ पॉडकास्ट करके? मुझे हमेशा ही आपके साथ पॉडकास्ट करके अच्छा लगता है और आई एम वेरी थैंकफुल कि हम इस पॉडकास्ट के बारे में कब से प्लान कर रहे थे, तो इसको आज रियलिटी में लेके आए हैं। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक्स टू यू। ओके, आपको कैसा लगा हमारे साथ पॉडकास्ट करके? मेरे को बहुत चीज़ें पता लगी जो मेरे को भी खुद को था अभी इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर डेकोरेट में बहुत फ़र्क होता है। बट मेरे को रियलिटी में आज पता लगा भी इनमें सच में कोई डिफरेंस है, और आर्किटेक्ट की लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है वो रियलिटी में स्ट्रगल है। कई थैंक यू। बोलते हैं ना ये चीज़ बहुत मतलब नहीं होता इतना स्ट्रगल, उनका क्या है, इन्होंने सिर्फ पेंसिल के साथ डिज़ाइन करना है, ठीक है, अपनी पीसी खोल के डिज़ाइन करके उसको कलर कर देना है। बट ये चीज़ जी, इजी नहीं है। पेंसिल के साथ डिज़ाइन करने में इट टुक 5 years फॉर अस टू रीच एट दैट पॉइंट कि हम पेंसिल से डिज़ाइन कर सकें। लोग बोलते हैं 2 लाइनें मारनी है और हो जाएगा। एक क्लाइंट मुझे बोलता है कि आपने 2 लाइनें तो मारनी है, कर दो। कर दो, हाँ। एक बार तो मैंने कर दिया, नेक्स्ट टाइम उसका प्रोजेक्ट है कि 2 लाइनें तो मारनी है, कर दो। मैंने लिटरली 2 लाइनें मार के उनको मेल कर दी। ये मैंने एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये। कहते ये क्या, व्हाट इज दिस? मैंने कहा आपके लिए तो आपके 2 बोला लाइन्स दो ही हैं। लाइन्स। तो मैंने 2 लाइन्स मार दिया, अब इससे बना लो घर। तब उसको उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि 2 लाइन ही नहीं होती, बहुत कुछ होता है। पूरा एक लाइफ देनी पड़ती है कागज़ के टुकड़े पे, एक मैप पे, तो जाके एक अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आता है।